2009 में जो है आपने शपथ पत्र दाखिल किया था कि आपका जो है इनकम जो है 17 लाख रुपए है साल का, और आपकी पत्नी का इनकम जो है 2 लाख रुपए है साल का। मतलब उनकी वाइफ का जो है 2009 में 15,000 रुपये महीने की कमाई थी। उनकी पत्नी का कमाई 2024 में 15,000 रुपये महीना से बढ़कर 20 लाख रुपये महीना हो गया। अभी आप उनका डिक्लेरेशन पढ़िए, 3.5 करोड़ रुपया उनकी पत्नी का इनकम है। और आपको आश्चर्य जानकर लगेगा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिनको वेतन मिल रहा है, सांसद जी को वेतन जब नहीं मिल रहा था उस समय भी वो 17 लाख कमा रहे थे, और आज भी 15 साल से, जब 15 साल सांसद का उन्होंने वेतन लिया, भत्ता लिया, घर लिया, उसके बावजूद भी उनका आमदनी 16 लाख है, 1 लाख घट गया। और उनकी पत्नी का आमदनी जो है 2 लाख था, उनकी पत्नी का आमदनी 3.5 करोड़ हो गया। नमस्कार, जोहार। मैं मनीष पाठक, और मैंने अपने सोशल मीडिया फेसबुक पर मैंने डाला था कि आज से मैं एक नया एपिसोड स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि पूरे देश में राजनीति का जो पारा है वो चरम पे है, और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में भी सियासी पारा सर पे चढ़कर बोल रहा है। तो हमने एक एपिसोड बताया आप तमाम जनता के बीच में, जितने भी हमारे दलीय और निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं गोड्डा से, उन सबों से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा, काइंड ऑफ एक साक्षात्कार इंटरव्यू करने की कोशिश करूंगा। और उस एपिसोड का नाम है मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। तो आज हमारे इस एपिसोड का जो पहला भाग है, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, उसमें हमारे साथ देवघर के तेज तर्रार पत्रकार उदय शंकर खबाड़े, जो एमसीसी के उम्मीदवार हैं गोड्डा के क्षेत्र से। तो बहुत कुछ इनके दिमाग में है, इनका मैनिफेस्टो है, इसमें इन्होंने क्या सोचा है, बड़े बड़े प्रत्याशी इनके सामने खड़े हैं, उनसे लड़ने का इनकी रणनीति क्या है, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका चैनल बहुत लोकप्रिय हो रहा है और है, अभी बहुत लोग देख रहे हैं, मुझे भी बहुत लोगों ने बताया। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आप मजबूत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? निश्चित तौर पर मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगा। कुछ भी नहीं। तो उदय जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि पत्रकारिता से सीधा जंप राजनीति की तरफ, और वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या चल रहा है दिमाग में? देखिए, अटल जी पत्रकार रहे हैं और अटल जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए थे। तो अभी जो वर्तमान में सरकार है, वो मैं इसको पत्रकार की ही सरकार मानता हूँ। अटल जी का ही नींव है भारतीय जनता पार्टी का, और अटल जी निर्विवाद पत्रकार रहे हैं और पत्रकार से राजनीतिक रूप में रहे। मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ, अटल जी को, और मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर पत्रकारिता से राजनीति में आया हूँ। आपको ऐसा गोड्डा संसदीय क्षेत्र में क्या गलत दिखा जो कि आप एकदम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव के लिए कमर कस के उतर पड़े? देखिए, पहला सबसे मुद्दा है बाहरी का। बाहर से, भागलपुर से आकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या देवघर में कोई नेता नहीं है? क्या गोड्डा में कोई नेता नहीं है? क्या जरमुंडी में कोई नेता नहीं है? अभी तक तो था, लेकिन ये पिछले 15 साल से जो राज कर रहे हैं, इन्होंने बहुत कुछ गोड्डा संसदीय क्षेत्र को दिया भी है। नहीं, निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है गोड्डा संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। मेरा इसमें कोई ये नहीं कहना है कि विकास नहीं हुआ, पर विकास एक सतत प्रक्रिया है। अगर कोई कहेगा कि मैंने ही विकास किया है, मेरे ही चलते विकास हुआ है, तो ये कहना मूर्खतापूर्ण है। ऐसी कोई बात नहीं है। निशिकांत जी जब चुनाव लड़ रहे थे सबसे पहली बार, वो 15 साल पहले भी उन्होंने कहा था पुनासी का पानी मैं दूंगा। आज भी पुनासी का पानी नहीं चला है। अडानी का प्लांट उनके कहने पर यहाँ नहीं लगा है। अडानी का प्लांट रघुवर दास की सरकार ने जमीन दिया है, और रघुवर दास की और बीजेपी की सरकार ने दिया है। हाँ, बीजेपी का वो चेहरा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने उनके चुनाव लड़ने के, प्रधानमंत्री मोदी के 2014 के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही एयरपोर्ट का शिलान्यास हो गया था, एयरपोर्ट का जमीन अधिग्रहण हो गया था, एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार ने पैसा रिलीज कर दिया था। अगर वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और मेरे कारण एयरपोर्ट में आया है, तो मैं आपको बता दूं कि उस समय उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे और शिलान्यास कार्यक्रम में खुद निशिकांत जी मौजूद थे। 2012-17 जुलाई को यहाँ पर एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट कांग्रेस सरकार की देन है, निशिकांत जी का इसमें कोई रोल नहीं है।
जिस समय कांग्रेस सरकार की जिसमें नींव बता रहे थे सांसद, तो निशिकांत दुबे ही थे उस वक्त। नहीं तो सांसद हमको बताइए कि निशिकांत जी के सांसद निशिकांत जी का सवाल था क्या कि एयरपोर्ट यहाँ पर आना चाहिए? ये सुरेश पासवान का सवाल था। ये सुरेश पासवान ने विधायक रहते हुए विधानसभा में उठाया था, और सुरेश पासवान कांग्रेस राजद के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और सुरेश पासवान जी का ही कंसेप्ट था एयरपोर्ट का, और सुरेश पासवान ने ही इसको अपने विधानसभा विधायक के लेटर पैड पर लिखकर झारखंड से विधानसभा से केंद्र को भेजा था, और वहां से सैंक्शन हुआ है। निशिकांत जी कह रहेगा कि हमारा हुआ है, वो हमको दिखा दे, कुछ चिट्ठी भी दिखा दे कि एयरपोर्ट जो है उनके कहने से हुआ है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया वो बता दे कि निशिकांत जी के चुनाव लड़ने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया एयरपोर्ट की शुरू हुई है। वो एक संसद का सवाल उठा दे कि भाई निशिकांत जी ने सवाल उठाया, और केंद्र की सरकार ने जो है निशिकांत जी के कहने पर कि आप सांसद हैं विपक्ष में, क्योंकि 2012 में तो विपक्ष में थे, 17 जुलाई को 2012 को जो है यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। अगर विपक्ष में थे उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, सांसद तो वही थे। सांसद थे तो वो कह रहे हैं कि अगर आप सांसद है तो अगर सारा काम आप ही के जिम्मे है, अगर सब काम आप ही के अच्छा हुआ है, तो पुनासी का पानी नहीं आया इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप ही है। फिर बहुत हद तक काम तो आगे आगे चल रहा है। कोई काम आगे नहीं चला हुआ है, सिर्फ ये आई वॉश कर रहे हैं, जनता को बुड़बक बना रहे हैं कि मैं ही सारा कुछ कर रहा हूं और कोई कुछ नहीं कर रहा है। आपने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि बाहरी का मुद्दा है। हाँ। तो बाहरी का मुद्दा उदय जी आप ये बताइए, अगर घर में आपके वैसे होशियार लोग नहीं हैं तो बाहरी आके अगर आपके घर का विकास कर रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, बाहरी का मुझे ये समस्या नहीं है कि बाहरी का आकर विकास क्यों कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि बाहरी आखिर कितना दिन आपका चलेगा? 15 साल जनता ने हम मौका दिया, अब लोकल लोगों को मौका दीजिए। उनको जितना विकास करना था उन्होंने गोड्डा लोकसभा का विकास किया ना किया, खुद का विकास बहुत कर लिया। उसके 2009 में चुनाव लड़ने वो ट्रेन से आते थे, अभी चौपर से आ रहे हैं। विकास उनका हुआ है। गोड्डा लोकसभा का जो विकास हुआ है वो एक सतत प्रक्रिया है, सड़कें एक सतत प्रक्रिया है। सिर्फ गोड्डा लोकसभा में सड़कें नहीं बनी है, रांची में भी, जमशेदपुर में भी सड़कें बनी हुई है, दुमका में भी सड़कें बनी हुई है, और जो है बंगाल में भी सड़कें बनी हुई है। ऐसी बात नहीं कि सड़क यही बनी हुई है। तो विकास अगर सतत प्रक्रिया आप बता रहे हैं कि 15 साल से गोड्डा लोकसभा में जो विकास हुआ है वो एक टेन्योर इतना लंबा हुआ कि उस क्षेत्र में मतलब विकास होता गया, तो 15 साल जब सांसद कोई रहेगा तो वो भी तो अपना विकास करेगा ना भाई। नहीं ठीक है, आप 15 साल सांसद, मुझे बताइए देश में कितने सांसद है? 500, 545, 542 जितने भी सांसद है देश में, उनमें से कितने सांसदों का इतना तेजी से विकास हुआ है? तो कॉर्पोरेट, ये तो कॉर्पोरेट में है, ये तो भाई कॉर्पोरेट में है तो कॉर्पोरेट में आप आज से तो नहीं है। आपने जो कंपनी बनाई है ऑनलाइन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड 2001 में बनाई है। 2001 में आपने एक कंपनी बनाई, उसमें आप और आपकी पत्नी डायरेक्टर थी। हम मुझे ये बताइए कि 2001 की बनाई हुई कंपनी को संपत्ति जो है 2020-22 में क्यों खरीदा जा रहा है? उस कंपनी के नाम से संपत्ति क्यों खरीदा जा रहा है? आखिर आप कॉर्पोरेट के आदमी थे तो 2009 में जो है आपने शपथ पत्र दाखिल किया था कि आपका जो है इनकम जो है 17 लाख रुपए है साल का, और आपकी पत्नी का इनकम जो है 2 लाख रुपए है साल का। मतलब उनकी वाइफ का जो है 2009 में 15,000 रुपए महीने की कमाई थी। उनकी पत्नी का कमाई 2024 में 15,000 रुपए महीना से बढ़कर 20 लाख रुपए महीना हो गया। अभी आप उनका डिक्लेरेशन पढ़िए, 3.5 करोड़ रुपया उनकी पत्नी का इनकम है। और आपको आश्चर्य जानकर लगेगा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिनको वेतन मिल रहा है, सांसद जी को वेतन जब नहीं मिल रहा था उस समय भी वो 17 लाख कमा रहे थे। और आज भी 15 साल से, जब 15 साल सांसद का उन्होंने वेतन लिया, भत्ता लिया, घर लिया, उसके बावजूद भी उनका आमदनी 16 लाख है, 1 लाख घट गया। और उनकी पत्नी का आमदनी जो है 2 लाख था, उनकी पत्नी का आमदनी 3.5 करोड़ हो गया। मैं तो कहता हूँ कि देश में प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से और गृह मंत्री अमित शाह जी से कहता हूँ कि माननीय सांसद जी को जो है वित्त मंत्रालय दे दिया जाए, ताकि इनकी पत्नी का, इनका परिवार का जैसे विकास हुआ है वैसे सबका विकास हो जाए, देश समृद्ध हो जाए। दूसरी बात ये आप मुझे बताइए कि इन्होंने कहा कि देवघर को एम्स मैंने दिया, एम्स मैंने दिया ही इन्होंने एम्स। नहीं ठीक है, मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। क्या आपको प्रधानमंत्री, भारत की सरकार, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय और एम्स पर भरोसा नहीं है कि आपने एम्स के बगल में 30 एकड़ जमीन खरीद लिया और वहां जो है मेडिकल कॉलेज आप बना रहे हैं? एक और मेडिकल कॉलेज इन्होंने हड़प लिया। क्यों? आखिर जब एम्स है तो यहाँ मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता क्या है?
ये मेडिकल कॉलेज तो उन्होंने हड़पा नहीं है, ये तो बैंक का जो एक ये प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के दौरान इन्होंने नहीं नहीं खरीदा है। ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ क्या कि जो बैंक की प्रक्रिया के, आखिर मुझे ये बताइए कि एक ट्रस्ट ये बनाते हैं और ट्रस्ट में जो है रांची में ईडी का छापा, जिन अग्रवाल बंधु पर माराता है ईडी का छापा, उससे ये डोनेशन लेते हैं उस ट्रस्ट में, और बाबा बैजनाथ मंदिर, बाबा बैजनाथ विकास ट्रस्ट बना लेते हैं। वो बाबा बैजनाथ का विकास बनाने का ट्रस्ट का जिम्मा इनको किसने दिया है? क्या हम जो है देवघर में रहते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर विकास ट्रस्ट बना सकते हैं? हम उससे चंदा ले सकते हैं? आखिर क्यों इन्होंने, क्यों इनको जरूरत क्या पड़ी ट्रस्ट बनाने की? और इस तरह के 100 ट्रस्ट हैं, इस तरह की 100 कंपनियां हैं जो लगातार हर साल ये बनाते जा रहे हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर इनकी संपत्ति की सीबीआई और ईडी की जांच हो तो भ्रष्टाचार के केस में ये जेल चले जाएंगे। आप ये बताएं कि आपका मैनिफेस्टो क्या है? आप जब निशिकांत जी को हराने के लिए मैदान पे उतरे हैं तो आपने भी तो कुछ सोचा होगा ना कि आप जब जीतेंगे तो आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, या निशिकांत जी को हराएंगे तो उसका क्या, आपकी रणनीति क्या है? कुछ शेयर कीजिए हमारी जनता के हाँ साथ। देखिए, मैं आपको जब चुनाव जीतूंगा तो मैं एम्स में 90% लोकल लोगों की नौकरी का मैं वादा करता हूँ। एम्स में अभी सब बाहरी लोग नौकरी कर रहे हैं। एयरपोर्ट में जो है मैं चुनाव जीतूंगा तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर एयर होस्टेस ट्रेनिंग सेंटर खोलूंगा एयरपोर्ट के में। यहाँ की बच्चियाँ जो एयर होस्टेस बनना चाहती है, ग्राउंड ड्यूटी का काम सीखना चाहती हैं, उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है। गोड्डा लोकसभा में क्षेत्र में कोई, आप मुझे बताइए क्या कि यहाँ के कितने एयर होस्टेस हैं? इसके पिछले बार में भी चर्चा हुआ था, यहाँ एयरपोर्ट आ गया, डीआरडीओ के चलते एयरपोर्ट आया हुआ है। निशिकांत जी बता सकते हैं कि उनका संसद में कोई सवाल है कि देवघर में एयरपोर्ट के लिए उन्होंने किया है? ये डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है। अगर उनमें हिम्मत है तो कह दे कि ये डीआरडीओ का प्रोजेक्ट नहीं है, ये मेरा लाया प्रोजेक्ट है, डीआरडीओ में इसमें कोई योगदान नहीं एयरपोर्ट का। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये बात निशिकांत जी नहीं कह सकते हैं कि डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट। नहीं, हम लोग बहुत बार उनसे मिले, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कई बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि डीआरडीओ के प्रोजेक्ट को लेके भी एयरपोर्ट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो आना हुआ है, एक वो भी कारण है। आप ये बताइए कि इन्होंने जितने भी लोक कल्याणकारी, आपने बाबा बैद्यनाथ धाम ट्रस्ट वॉटएवर जो भी बताया कि उसमें जो एक नया हॉस्पिटल जो इन्होंने अभी बैंक के प्रक्रिया से जो इन्होंने हासिल किया है, तो ये सारी लोक कल्याणकारी चीज़ें ये कर रहे हैं, लेकिन जनता सिर्फ बाहरी का एक मुद्दा बना के कि ये बाहर का है, हम भूल के वो जो विकास कर रहे हैं उनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? नहीं नहीं, मैं इस बात को आपको कहना चाहता हूँ। निशिकांत जी जब पहली बार चुनाव लड़के जीते थे तो सर्किट हाउस में वो अक्सर रहा करते थे। उन्होंने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से कहा भी था कि देखिए जी, मैं बाहर से आया हुआ हूँ, मेरा यहाँ कोई घर नहीं है, मेरे यहाँ कोई ज़मीन नहीं है, मैं हमेशा यहाँ के लोगों के लिए काम करूँगा। आज क्या हुआ? देवघर की सब बड़ी कोठियाँ उनके पास है, देवघर के सबसे बड़े जमीन के रैयत तो वही है, देवघर का मेडिकल कॉलेज उन्हीं के पास है, एम्स के पास 30 एकड़ जमीन उन्हीं के पास है। सारे चीज का विकास गोड्डा लोकसभा के लोगों को बता रहे कि आपका विकास हो रहा है। एक्चुअली में विकास यहाँ गोड्डा लोकसभा का कुछ नहीं हो रहा है, विकास उनका पर्सनल हो रहा है। नहीं, आपने बताया कि एम्स के अंदर यहाँ पे जो भी नौकरी कर रहे हैं वो बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं। हमने तो देखा एम्स के अंदर जो कैंटीन है वो भी किसी लोकल बंदे का है। उसके बाहर में जब आप निकलिए देखिए कितना दुकान है, कितना टोटो है, कितना ये है। सबको ऐसी तो बात नहीं, सभी जो आज के डेट में जिसको 2 जून की रोटी को भी आफत होती थी वो लोग तो कमा खा रहे हैं। आप पता करिए जाकर, आपको जानकारी नहीं है कि एम्स का जितना भी ठेका का काम हुआ है, एम्स में जितने भी सीमेंट बालू का काम हुआ है, कांटी तक का चंडीगढ़ से कांटी आया हुआ है। कांटी का ठेका चंडीगढ़ के लोगों को मिला हुआ है। सारे लोग बाहर के लोग कमा रहे हैं, यहाँ के लोग जो है निशिकांत जी ट्रेन दे देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से बाहर चले जाओ, और बाहर के लोगों को कहते हैं कि खुद चले आओ। नहीं, ये एम्स कोई आपका देखिए उदय जी, ये एम्स कोई ऐसा छोटा मोटा तो कोई घर नहीं है ना जो कि बनाने के लिए लोकल ठेकेदार को हम दे देंगे। वो तो गवर्नमेंट सर्टिफाइड जो होगा ये, क्योंकि ये तो काफी सुरक्षा का एक विषय, ये तो ऑब्वियसली जो सर्टिफाइड होगा उसी को ये चीज ठेका मिलेगा। इसका जो दिया जाएगा, जो टेंडर होगा, वो तो जो इसमें भरेगा वो करेगा, सिंपल बात है। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जो अभी नौकरी कर रहे हैं, हमने देखा वहां पे जाके कैंटीन जो वहां पे चला रहा है लोकल बंदा है, उसके अंदर में जो लोग हैं, अब डॉक्टर्स वगैरह जो यहाँ के हैं,
जो मैं एलिजिबल डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर जो एलिजिबल है, बात बोल भी नहीं रहा हूं। डॉक्टर जो एलिजिबल है, जो योग्य डॉक्टर हैं, देश के किसी भी हिस्से में है, वो यहाँ आकर काम करेंगे, इससे यहाँ की जनता को फायदा होगा। मैं डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर से नीचे की बात कर रहा हूँ कि नर्स रहे, छोटा से छोटा स्टाफ रहे, बॉडी गार्ड रहे या सफाई कर्मी रहे, उन सबों में लोकल लोगों को गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की जनता को नौकरी का मौका मिलना चाहिए। वहाँ भी मिलना चाहिए, अडानी में भी मिलना चाहिए, एयरपोर्ट में भी मिलना चाहिए, बाबा बैजनाथ मंदिर में भी मिलना चाहिए, बासुकीनाथ मंदिर में भी मिलना चाहिए। मधुपुर में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मधुपुर में भी अगर कोई प्रोजेक्ट चलेगा या भविष्य में भी चलेगा, मेरे सांसद बनने के बाद मैं दावे से कहूंगा कि सिर्फ उस पोस्ट पर जिस पर केंद्र सरकार का अधिकार है, जिस पर केंद्र सरकार प्रतिनियुक्ति करती है, उसको छोड़कर बाकी सारे लोकल यहाँ के स्थानीय लोगों को मैं नौकरी दिलवाऊंगा। अभी आप लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनता को आप अपने बारे में क्या बता रहे हैं कि हमारे आने से आप लाभान्वित कैसे होंगे? वो मैं जनता को दो ही चीज कह रहा हूँ कि देखिए, आपने एक व्यक्ति को मौका दिया 15 साल में, उसने कहा कि हमने विकास किया। सच्चाई बात है क्या कि जो है उन्होंने अपना विकास किया, उनका शपथ पत्र देख लीजिए, उन्होंने अपना विकास किया। दूसरी तरफ एक और नेता है जो 3 टर्म से हार रहे हैं चुनाव। मैं लोगों को कह रहा हूँ कि अब इन दोनों के चक्कर से आप निकलिए, अब नए लोगों को मौका आप दीजिए, आप नए लोगों को मौका दीजिए। मैं मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन पार्टी से हूँ, मजदूर की पार्टी है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मजदूर यहाँ है, जो सूरत से लेकर दिल्ली से लेकर हर जगह जा रहे हैं। वो घर अपने बीवी बाल बच्चे को, परिवार को छोड़कर, अपनी मिट्टी को छोड़कर बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर उनको यहाँ रोजगार मिलेगा तो वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं निशिकांत जी का ही देता हूँ कि निशिकांत जी के पास बहुत पैसा है, लेकिन सबसे ज्यादा संपत्ति वो देवघर में ही खरीद रहे हैं। क्यों नहीं वो अमेरिका में खरीद रहे हैं? क्यों नहीं वो चेन्नई में खरीद रहे हैं? क्यों नहीं मुंबई में खरीद रहे हैं? उनका 2009 में जो मुंबई का प्लॉट था आज भी वही है, उससे ज्यादा उन्होंने नहीं खरीदा। लेकिन 2009 में उनके पास देवघर में कुछ नहीं था, आज बड़ी बड़ी कोठियां हैं उनके पास। देवघर में उनके पास कोई जमीन नहीं था, आज बड़ी बड़ी जमीनों के जमींदार हैं वो आज। जब निशिकांत दुबे जी जैसा शख्स जो है देवघर में रहने के लिए देवघर की जमीन खरीद रहे हैं, देवघर में प्रोजेक्ट को, देवघर के अस्पताल को ले रहे हैं, तो यहाँ के लोग ट्रेन में भर भर के दिल्ली बम्बई क्यों जाएं? तो ये तो एक तरह से अगर इसको दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये तो जनता ने उनको इतना प्यार दिया कि वो जनता के बीच ही रहना चाहते हैं। नहीं, जनता, मैं तो वही तो कहना चाह रहा हूँ कि मैं जनता को आप ट्रेन मत दीजिए, आप यहाँ से बाहर भेजने का जुगाड़ मत लगाइए ट्रेन से, आप उनको यहाँ नौकरी दीजिए, आप उनको यहाँ रोजगार दीजिए। आप उनको ट्रेन दे रहे हैं कि मैंने गोड्डा में ट्रेन दे दिया, गोड्डा में सिटी सुना दिया। ट्रेन गोड्डा में आया हुआ है अडानी के लिए, अडानी का माल ढुलाई होता है, अडानी के लिए वो प्रोजेक्ट बिछाया गया, जनता के लिए नहीं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, शिबू सोरेन जी ने एक बार कहा था संसद में कि जो है झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां ट्रेन की लाइनें, पटरियां बिछाई जाती हैं, आदमी को ढोने के लिए नहीं, कोयला को ढोने के लिए। आप ये बात बताइए उदय जी कि ट्रेन आप बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो ट्रेन देख भी रहे हैं, उस पे बस आज के डेट में जो नॉर्मल रोडवेज जो है उसको अफोर्ड करना, जब कोरोना काल, आपको याद होगा कोरोना काल में जो टिकट का जो भाड़ा बढ़ा था, एक सीट छोड़ के एक सीट बिठाने का जस्ट डबल कर दिया गया था। 100 रुपया था तो उसका 200 रुपया, 250 रुपया टिकट हो गया। कोरोना खत्म हुए कितने टाइम हो गया, एक सीट पे 3 की जगह 4-4, 5-5 बिठाते हैं, लेकिन भाड़ा वो 2 से 250 ही ले रहे हैं। अगर हम गोड्डा की बात करें, जब ट्रेन यहाँ से जाती है तो मजदूर क्लास के नहीं, उसमें समाज के कई वर्ग के आदमी हैं जो 25 रुपए का टिकट कटाते हैं और आराम से बैठ के गोड्डा पहुंचते हैं। नहीं नहीं, ये भ्रम है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर आप गोड्डा से देवघर आते हैं, अगर 70 रुपये 80 रुपये आपका किराया बस में लगता है तो आपको वो शहर के बीच में उतारता है। आप देवघर रेलवे स्टेशन, जसीडीह रेलवे स्टेशन या गोड्डा रेलवे स्टेशन शहर से दूर है, वहाँ आने जाने के लिए आपको 10 रुपये का टोटो 2 बार देना पड़ेगा, आने जाने के लिए भी। अगर मान लीजिए कोई देवघर में आता है, गोड्डा से चढ़ के आता है, मैं दुमका का ही बात कर रहा हूँ, दुमका में जहाँ रेलवे स्टेशन है शहर से बहुत दूर है, 10 रुपया में टोटो देता है, उसके बाद 25 रुपये का टिकट कटाता है, फिर वो देवघर बैजनाथ देवघर रेलवे स्टेशन आता है, फिर वहाँ से 40 रुपया उसको लगता है, तब बस स्टैंड आता है। क्योंकि मजदूर बस स्टैंड के पास काम मिलता है, न कि देवघर रेलवे स्टेशन के पास काम मिलता है, और स्टेशन शहर के बीच में होगा नहीं। कुल मिलाकर मजदूरों को उतना ही पैसा लग जा रहा है। हाँ, सिर्फ रेलवे होने से क्या हो रहा है कि सिक्योर और सेफ जर्नी हो रही है, उसमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। भीड़ जो है ज़्यादा बस में होती थी,
रेलवे से सिर्फ इतना ही फायदा हो रहा है, आर्थिक रूप से कोई फायदा मजदूरों को नहीं हो रहा है। ये आपका कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन खैर आगे देखते हैं इस कैलकुलेशन पे कैसे हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, आप और रोजगार के अलावा और क्या क्या सोचा है आपने? देखिए, रोजगार बड़ा अभी इस संसदीय आपके संसदीय क्षेत्र में पानी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जल संचय को लेकर जो पानी का जो स्तर नीचे एकदम जाता जा रहा है, उस स्तर को अप करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हम तो संसद में जीत कर जाएंगे तो सबसे पहले गोड्डा लोकसभा में जो वाटर हार्वेस्टिंग का ये प्रोजेक्ट मैं लेकर आऊँगा और इसको मैं कानून बनाऊँगा कि जितने भी फ्लैट बन रहे हैं, जितने भी मकान बन रहे हैं, नगर निगम जो नक्शा पास कर रहा है उसको वाटर हार्वेस्टिंग का जो है उसको देख कर ही उसको नक्शा पास किया जाए। और जो पानी फ्लैट का या मकान का जो पानी नालियों में जा रहा है, मैं प्रयास करूँगा कि लोगों से मैं अपील करूँगा कि अगर घर में थोड़ा सा भी ज़मीन है, अगर घर के पास थोड़ा सा भी ज़मीन है तो आप घर के पानियों को, गंदे पानी को जो घर के ही ज़मीन में जो है उसको आप जो है उसको सुखा दें, ताकि जो है आपका वाटर लेवल जो है आपको बढ़ते रहे। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आगामी 10 साल में देवघर शहर में पानी की समस्या विकराल हो जाएगी, लोग यहाँ रहने के लायक नहीं रहेंगे। आज जो गोड्डा का हालत हो रहा है पिछले 2 साल में, आज गोड्डा में पानी का लेवल इतना नीचे गिर गया, इतना नीचे गिर गया कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और बिजली का जो है वहाँ जो हो रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, उसके चलते अर्थिंग जो है ज़मीन के नीचे लगाए हुए हैं, वो अर्थिंग भी पानी खींच रहा है। वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से पानी का वहाँ शॉर्टेज हो रहा है और उसका प्रभाव आपको 1-2 साल में देवघर में भी दिखेगा। अभी नहीं दिखेगा, लेकिन जब पुनासी का पानी यहाँ आ जाएगा तो यहाँ के लोगों को कम से कम आगामी 50 साल तक पानी की समस्या से निपटारा। बोरिंग जो भी यहाँ पर विवाह भवन बने जा रहे हैं, धनाधन तरीके से हर जगह विवाह भवन बनाए जा रहे हैं, बिना किसी परमिशन के बनाए जा रहे हैं। उसमें जो है किसी भी चीज़ का मानक का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ज़बरदस्ती डीप बोरिंग हजार फीट किया जा रहा है, एक के साथ डबल बोरिंग किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है। वो अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं, लेकिन इससे देवघर की मिट्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। और मैं चुनाव जब जीत जाऊंगा, मैं संसद में इसके लिए सरकार से मैं अपील करूंगा कि कम से कम संथाल परना में पानी के लिए एक ऐसा कानून बने कि पानी का दुरुपयोग नहीं। आपने इतना वक्त दिया, लेकिन जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक सवाल का जो आपने जवाब दिया उस पर मैं मुहर आपसे चाहूंगा कि आप मानते हैं कि निशिकांत जी ने गोड्डा संसदीय क्षेत्र में विकास किया है? देखिए, ये जो उनका ये चुनाव आ रहा है ना, अगर ये चुनाव वो जीत जाते हैं ना, तो वो देवघर का जो कॉरिडोर वाला प्रोजेक्ट है उस पर वो अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि वो जनता को बताएं कि वो चुनाव जीतेंगे तो कॉरिडोर का प्रोजेक्ट जो वो आगे बढ़ाएंगे या कॉरिडोर का प्रोजेक्ट वो ख़त्म करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर भी आज अखबारों में विज्ञापन आया हुआ है कि भाजपा को वोट दे तो हम तीर्थ स्थल का विकास कॉरिडोर के माध्यम से करेंगे। अगर कॉरिडोर का विकास होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में सबसे पहला कॉरिडोर बना है, उससे पहले जो है गुजरात में बना हुआ है, ठीक है ना। उन सभी का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है और बाबा बैजनाथ धाम मंदिर का और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास में आने वाले जितने भी घर हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में, काशी विश्वनाथ में, वाराणसी में विदेशी तीर्थयात्री देश में सबसे ज़्यादा आते हैं। वहाँ डॉलर में भी डोनेशन पड़ता है। बाबा बैजनाथ मंदिर में साल में गिनती होता है $15 आता है, $20 आता है। बाबा बैजनाथ गरीबों के देवता है। मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, रक्सौल, मुजफ्फरपुर से लोग जो है 200 रुपया लेकर चलते हैं और कांवर जल लेकर आते हैं। 50 रुपये पंडा जी को दक्षिणा देते हैं, 50 रुपया खाते हैं और 50 रुपये में घर चले जाते हैं। अगर कॉरिडोर यहाँ बाबा बैजनाथ मंदिर में कॉरिडोर लागू किया गया तो पेड़ा गली, सम्मेर बाजार, बड़ा बाजार, इस सब में जो गरीब आदमी सब है, जो छोटा छोटा दुकानदार है, जिनके पास बहुत बड़ा पूंजी नहीं है, वो सब खत्म हो जाएगा। और इन लोगों को खत्म करने से यहाँ का जो पूरा संरचना है, बाबा बैजनाथ मंदिर का जो संरचना है, वो खराब हो जाएगा। ये पूंजीपतियों का दरबार हो जाएगा कि कॉरिडोर बनाने के बाद कि अगर आप 5 लाख रुपया दीजिएगा तो आप बाबा मंदिर के प्रांगण में आइए, 2 लाख रुपया दीजिएगा तो आप 1 किलोमीटर वाले रेडियस में आइए, और आप 1000 रुपया चंदा देखिएगा तो दर्शनिया से आप दर्शन करके चले जाइए। ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। लेकिन बाबा बैजनाथ मंदिर स्पर्श पूजा का है। यहाँ लोगों को बाबा बैजनाथ मंदिर के गर्भगृह में जाना है
और स्पर्श करके पूजा करना है। यहाँ ये कॉरिडोर नहीं चलेगा, यहाँ कॉरिडोर का प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। कॉरिडोर बनने के बाद ऐसा तो नहीं कि कॉरिडोर अगर बन जाएगा तो स्पर्श पूजन बंद हो जाएगा? नहीं, कॉरिडोर बनाने का मतलब ही है क्या कि हम सड़क का चौड़ीकरण करेंगे, राइट? हम सड़क का चौड़ीकरण करेंगे, बाबा बैजनाथ मंदिर के इर्द गिर्द आसपास के इलाके को हम चौड़ा करेंगे। यही है कॉरिडोर का है। चौड़ा करने से फायदा क्या होगा? भीड़ बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी। भीड़ बढ़ेगी, राइट? वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कॉरिडोर बनाने का मतलब क्या कि भीड़ जो है, हमारे जो भीड़ अभी कंजेस्टेड है, भीड़ को ही संभालने के लिए जो है क्या कहते हैं, मानसिंगी पर जो है वो बनाया गया। क्यू क्या कॉम्प्लेक्स। क्यू कॉम्प्लेक्स आज क्यों बनकर तैयार नहीं हुआ? निशिकांत जी 15 साल से सांसद है, क्यों नहीं क्यू कॉम्प्लेक्स बना? आधा क्यू कॉम्प्लेक्स बना रह गया, मानसिंगी भी खराब हो गया, क्यू कॉम्प्लेक्स भी नहीं बना। अगर आपको बहुत ज्यादा भीड़ कंट्रोल करना था कॉरिडोर में, तो आप क्यू कॉम्प्लेक्स मानसिंगी में बनाकर उसके बाद एक और बड़ा क्यू कॉम्प्लेक्स जो है आप बनाते सतर पोखरिया में, जलसार में। जलसार का जमीन खाली पड़ा हुआ है, आप वहां क्यों नहीं भीड़ को कंट्रोल करना चाहते हैं? आप गरीब का दुकान तोड़कर ही भीड़ क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? जो खाली जगह पड़ा हुआ है वहां भीड़ कंट्रोल करने के लिए आप बिल्डिंग क्यों नहीं बना रहे हैं? तो अभी जो अव्यवस्थित तरीके से जितनी दुकानें हैं वहां पे, कॉरिडोर बनने के बाद हो सकता है कि उस दुकानों की व्यवस्थित तरीके से उन लोगों को अलॉट किया जाए। देखिए, ये अनसर्वेड इलाका है, यहाँ सर्वे नहीं हुआ है। सर्वे सेटलमेंट जब हुआ था 1932 में, ये अनसर्वेड इलाका है। यहाँ पर जो जिस जगह पर रह रहे हैं, प्राचीन काल से रह रहे हैं, अंग्रेजों के समय से यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगता है, जमीन का कोई कागजात लोगों के पास नहीं है, लोगों के पास पंजी 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं है। यहाँ अनसर्वेड इलाका, यहाँ प्राचीन समय से लोग रह रहे हैं। अभी आप कॉरिडोर के माध्यम से, निशिकांत जी चाहते हैं कि अनसर्वेड इलाका पूरा कॉरिडोर के माध्यम से तोड़ दे, लोगों को जो है भुगतान भी नहीं मिले, क्योंकि कई के पास जमीन के कागज भी नहीं है। वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग के बीवी बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? ये पूरी तरह से कॉरिडोर देवघर की संस्कृति, धार्मिक, आर्थिक सारी परंपरा को नुकसानदेह करने के लिए, विनाश करने का प्रोजेक्ट है। और मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं सबसे पहले इसका विरोध करूंगा। मैं अपने जीते जी कॉरिडोर नहीं होने दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया। और जाते जाते आप गोड्डा संसदीय क्षेत्र के जनता से हमारे चैनल के माध्यम से अगर कुछ अपील करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, अब मैं 2 प्रत्याशी सामने में है दिग्गज, एक कांग्रेस से हैं प्रदीप यादव जी और एक भारतीय जनता पार्टी से निशिकांत जी हैं। मैं गोड्डा लोकसभा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि अब इन दोनों के चक्कर से आप बाहर निकलिए, अब नए लोगों को मौका दीजिए। हम लोग के पास भी विजन का नया प्रोजेक्ट है, मेरे पास भी मेरे नई विचारें हैं। मैं किसी को खराब करके काम नहीं करूंगा, मैं कोई निजी संपत्ति अर्जित नहीं करूंगा, मेरा कोई निजी प्रोजेक्ट नहीं है, मेरा कोई निजी व्यवसाय नहीं है। प्रदीप यादव जी के पास भी बहुत व्यवसाय है, निशिकांत जी के पास तो व्यवसाय का अंबार पड़ा हुआ है। मेरे पास कोई व्यवसाय नहीं है, पत्रकार हूँ, बहुत ज़्यादा होगा तो अखबार निकालूंगा, इससे ज़्यादा मेरे पास और कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो मैं जनता से अपील करता हूँ कि एक बार आप मुझे मौका दीजिए, एक बार आप मुझे मौका देकर देखिए। मैं इन लोगों का जो भी गोड्डा लोकसभा में एक इन लोगों ने जो रेशियो बना के रखा कि या तो हम या तो हम या तो हम या तो हम, तो दोनों के चक्कर से आप निकलिए और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र को विकास का एक नया आयाम हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, तो आप अपने अंदाज में गोड्डा के जनता के बीच अगर कुछ 2 लाइन सुनाना चाहें तो। देखिए, बाबा बैजनाथ नगरी में जो भी जन्म लेता है, आप भी यही के हैं, यहाँ संगीत जो है सबके खून में बसा हुआ है। यहाँ हर व्यक्ति कलाकार है, हर व्यक्ति यहाँ कलाकार है। बिल्कुल। कला का विजन मतलब एक क्या कहते हैं कि मोड, कोई पेंटिंग में है, कोई गायन में है, कोई इसमें है, अलग अलग है, लेकिन कलाकार यहाँ हर व्यक्ति है। तो मेरा जो है गोड्डा लोकसभा में कलाकारों के लिए भी मैं बहुत कुछ करूँगा। मेरा यहाँ पर है सांस्कृतिक मंत्रालय से, यहाँ पर एक विश्वविद्यालय में बनवाऊँगा, कला का जो है बहुत बड़ा विश्वविद्यालय मैं चाहूँगा। जो काशी में है, बनारस में विश्वविद्यालय है और खैरागढ़ में विश्वविद्यालय है संगीत का, प्रयाग संगीत समिति है। वैसा ही मैं बाबा बैजनाथ का नाम से जो है एक बड़ा विश्वविद्यालय में संगीत का यहाँ पर खोलने का सोच रहा हूँ। मैं चुनाव जीतूंगा तो इस प्रोजेक्ट को मैं लाऊंगा। और जहाँ तक रही गाने की बात, तो मैं अलग से आपको जो है, मैं एक गोड्डा लोकसभा की जनता को मैं अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
शुभ रात्रि, सब्बा खैर। और लगातार अभी ये फर्स्ट एपिसोड उदय शंकर कबाड़े जी के, इससे मैंने शुरुआत की है इस एपिसोड की। मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, और अभी हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी प्रत्याशी हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दलीय निर्दलीय जितने भी प्रत्याशी हैं, हर किसी को मैं इस मंच पर लाने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।